सीटेट दिसंबर 2019, पीआरटी में 97, जूनियर में 94 यानी कि 94। उसके बाद दिया था सीटेट दिसंबर 2021 का, पीआरटी में 108, जूनियर में 100 यानी कि 100। इसके बाद दिया था सीटेट जुलाई 2024 में जो हुआ था 7 जुलाई को, पीआरटी में 106, जूनियर का नहीं दिया था, तो सिर्फ पीआरटी में आप देख सकते हैं 106। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। अभी आपने मेरे ये रिजल्ट देखे, इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो भी आप मार्क्स देख रहे हैं ऐसे ही आपके मार्क्स आ सकते हैं, और बहुत आसानी से आए थे ये मार्क्स मेरे। और वही रणनीति और वही जो मैंने अपनी तैयारी में किया था वो सब आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको जरूर लाइक किया करिए। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी एक पेडागोजी सीरीज चल रही है, इसमें हमको 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं पेडागोजी के। इस बैच का जो नाम है वो नाम है गारंटी बैच 2025, और ये जो आपका एग्जाम है सीटेट का वो जुलाई में ही होने वाला है, इसलिए इसका नाम भी रखा है हमने सीटेट जुलाई 2025। अब आप देखेंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 15 तक सीडीपी के पेडागोजी के क्वेश्चन। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि सीडीपी में 10 पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, जबकि 5 इसके आते हैं समावेशी शिक्षा, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। वो भी आपके क्वेश्चन इसी में मैंने शामिल कर लिए हैं, क्योंकि उन्हें भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपको रटने नहीं है वही आपकी पेडागोजी माने जाते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी का मतलब सीधे से यही है कि शिक्षा शास्त्र किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से सीखना है, ये सब चीज़ें होती हैं पेडागोजी में। आपको ये बेसिक पॉइंट ध्यान रखने हैं कि पेडागोजी होती क्या है। जब आपको ये पता होगा पेडागोजी क्या होती है, तो आप पेडागोजी और जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उनमें अंतर आराम से कर पाएंगे। अब आपको डेली क्लास मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्लास मैक्सिमम 6 बजे मिले शाम को, या फिर मॉर्निंग में मिले सुबह 8 बजे। तो आपको किसी भी समय आपकी ये क्लास मिल सकती है, या तो शाम को 6 बजे या सुबह 8 बजे। अभी फिक्स नहीं है, धीरे धीरे आपको पता पड़ जाएगा, या तो ये शाम में फिक्स हो जाएगी या सुबह फिक्स हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। जो अब हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन है आपके सीडीपी के, और वो भी सीटेट दिसंबर 2024 के पीवाईक्यू के। तो इससे आपको पता पड़ गया ये क्वेश्चन कहाँ से हैं। अब दूसरी बात आप ये देखिए कि क्वेश्चनों को आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, लेकिन हम प्रीफर पहले हिंदी को करेंगे। अगर कोई टर्म इम्पोर्टेंट लगती है तो उसको इंग्लिश में भी करेंगे। और किसी भी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप इस पूरी पीडीएफ को एक बार में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। और इसके लास्ट में इसकी आंसर की भी आपको दी जाएगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो जो छात्रों की असफलता है उससे शिक्षिकाओं को या शिक्षक को उनको किस प्रकार निपटना चाहिए, इन 4 में से आपका एक आंसर है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके। तो ये जो बुद्धि परीक्षणों को, वो भी मानकीकृत वाला जो वर्ड आप देख रहे हैं मानकीकृत, ये एक नेगेटिव शब्द है और इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड। तो ये क्या है, एक नेगेटिव शब्द है, इसकी वजह से ये वाला पूरा आंसर नहीं होगा। और वैसे भी आप आसानी से समझिए कि बुद्धि का आकलन करने का क्या मतलब है, उनकी असफलताओं से निपटारा पाना है। बुद्धि का आकलन करेंगे वो भी अनुत्तीर्ण छात्रों का, और फिर उससे मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करें, तो इससे क्या उनकी असफलताओं से निपटारा पाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं पाया जा सकता। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, छात्रों की जाति की पहचान करके उनके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहकर। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी जाति की जो पहचान करके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहकर, क्या शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी कम करना चाह रहे हैं? तो बात तो ये शिक्षिकाओं के लिए है कि उनको कैसे निपटारा चाहिए। तो घर वालों से कहकर क्या अपनी जिम्मेदारी कम करना चाह रहे हैं? तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। तो जो खुद शिक्षक की रणनीति है, शैक्षणिक रणनीति, पढ़ाने की जो रणनीतियाँ स्ट्रेटजी हैं,
उसका आलोचनात्मक खुद से परीक्षण करना है कि क्या क्या इनमें कमी है, उन कमियों को सुधार करें, उनको दूर करें और उनमें जो जो ज़रूरत हो वो बदलाव करके फिर जो छात्रों की असफलता है उसमें निपटारा किया जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब हम देखते हैं ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं एक बार कि क्या होगा ऑप्शन 4 पर। ऑप्शन 4 दिया अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के। तो जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं उनको सुधारने के लिए नहीं है हमारी ये शिक्षा। जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसमें उनका योगदान कभी भी ये नहीं कहेंगे कि छात्र नहीं सीख पा रहे हैं, ये बोलेंगे कि हम नहीं सिखा पा रहे और जो हमारी शिक्षण रणनीति है उनमें ही कुछ ना कुछ कमी है, उन्हीं में सुधार करना होता है। तो आपको इन दोनों में से अगर बच्चे में सुधार करें या शिक्षक खुद अपनी शैक्षणिक रणनीतियों में सुधार करे तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3 वाला कि शिक्षक खुद अपनी रणनीति में सुधार करें। तो ऐसे हमने कर लिया पहले का आंसर 3। अब आप देखिए इसमें कुछ भी रटने को नहीं था, हमने आसानी से 3 जो नेगेटिव इसके आंसर थे उनको हटाया और सीधे सीधे एक सही आंसर ढूंढ के उसका आंसर मिल गया हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 दिया है संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। तो जो संरचनावादी अधिगम है उसमें आपको पूर्व ज्ञान की भूमिका बतानी है। तो ऑप्शन से ही इसके जितने भी आपके पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको ऑप्शन से ही ढूंढना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन दिया है पूर्व ज्ञान केवल उन्नत। अब आपको पूरा क्वेश्चन का जो ये ऑप्शन है इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर लिख दिया केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहीं से ये जो केवल वर्ड है ये आपको बता रहा है कि ये इसका आंसर नहीं होगा। जहाँ पर आपको केवल लगा दिखा जाए वो आपका आंसर कभी नहीं हो सकता सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आप यहाँ से समझिए पेडागोजी से अगर आप देखेंगे पेडागोजी में कभी भी केवल किसी एक के लिए कोई भी शिक्षण भूमिका आप सोच रहे हो पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है तो क्या सिर्फ एक ही प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए होगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तो ये गलत हो गया। अब देखेंगे सेकंड ऑप्शन पूर्व ज्ञान केवल उन शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ भी केवल आ गया तो ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है? बिल्कुल नहीं। पूर्व ज्ञान हमेशा सीखने की प्रक्रिया में उसके लिए जो उपयोगिता है उसको बढ़ाता है सीखने की प्रक्रिया को। तो आप देखते हैं ऑप्शन 4 संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 3। इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तीसरा क्वेश्चन है एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो जो स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में शिक्षक छात्रों को कैसे सहायता कर सकते हैं ये आपको बताना है, वो भी कौन सी कक्षा में? संरचनावादी कक्षा में, जहाँ पर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। बिल्कुल सही है। अभी तक हमारा आंसर अगर हम देना चाहें तो ऑप्शन 1 सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी छात्रों को दे रहे हैं शिक्षक और स्वनियमन कौशल यानी कि खुद से अपने नियम बनाने का जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना ही एक शिक्षक का कार्य है और स्पेशली संरचनावादी कक्षा में। दूसरा ऑप्शन दिया है सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करेंगे। जब शिक्षक ही निर्देशात्मक और विस्तृत निर्देश देने लग जाएंगे शिक्षार्थियों को तो वो स्वनिर्देशित अपना जो शिक्षार्थी सीखने के लिए है वो नहीं सीख पाएंगे, अपने ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑप्शन 2 इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा दिया है छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि और ग्रेड प्रदान करके। तो ग्रेड और प्रतिपुष्टि देना ये संरचनावादी में बिल्कुल एक तरीके से बैन है। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करके। अगर आप स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित कर देंगे पहले से ही तो शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं नहीं कर पाएंगे। तो ये बाकी के तीनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे और जो आंसर सही होगा वो होगा केवल आपका ऑप्शन 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 4 और इसमें देखिए आप ऐसे ही आया है आपका
ये आपका दिसंबर 2024 का आपको पता ही है, सबसे लेटेस्ट आपके ये क्वेश्चन है। तो पहले इन चारों ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं, फिर बताना है इनमें से सही कौन सा है। दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में से क्या शामिल है। तो जो सहायक तकनीकी उपकरण है उसमें आपको बताना है कि दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या शामिल है। पहला ऑप्शन दिया है ए, वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, बिल्कुल सही है। इसकी आवश्यकता होती है जो भी आपके वैकल्पिक मतलब जो भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ज़रूरतों को पूरा करेंगे उनको आपको चुनना है। ऐसा नहीं कि सारे इनपुट उपकरण उनके लिए शामिल हों उनके तकनीकी उपकरणों में, लेकिन कुछ कुछ होंगे तो उनको वैकल्पिक मतलब कुछ चुनिंदा। बी दिया है ब्रेल एम्बॉसर और प्रदर्शक, जो ब्रेल लिपि होती है उसी तरह से होता है ब्रेल एम्बॉसर और प्रदर्शक। तो ये भी आपका जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो सहायक तकनीक है उपकरण उनके लिए, तो ऑप्शन 2 भी होगा, यानी कि बी वाला भी होगा। सी दिया है वाक पहचान सॉफ्टवेयर भाषण से पाठ, तो ये भी होता है। और डी दिया है सांकेतिक भाषा का प्रयोग। तो जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग है ये आपका तकनीकी उपकरण नहीं है, तो इसलिए डी वाला छोड़ के आपके ए बी सी तीनों होंगे। तो अब देखते हैं इसमें कहाँ लिखा है ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरे में ए बी सी तीनों दिए हुए हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो अब हमने देख लिया, इसमें सीधे सीधे आपको टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें देखनी थी और वो भी दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन ए भी होगा, बी होगा, सी होगा, लेकिन डी नहीं होगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की टर्म है ही नहीं, ना कोई उपकरण है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग तो वो बच्चे करते हैं जिनकी दृष्टि बिल्कुल सही होती है उनके लिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन भी दे दिए, देखिए ए बी सी डी, और फिर इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से सही हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपका समय वहाँ पर कम ना पड़े। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 दिया है स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि, क्या उपयुक्त माना जाता है स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के लिए। इन्हीं को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑटिज्म। तो आप स्वलीनता की एक बार इंग्लिश देख लीजिए। टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म इट इज़ एडविजिबल टू। तो क्या आप माना जाएगा वो हम देखेंगे। तो वो भी समावेशन में, जो आप समावेशी शिक्षा पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें तो उनके लिए क्या उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन दिया है यादृच्छिक दिनचर्या का उपयोग या प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। तो जो अव्यवस्थित विन्यास है ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 दिया है ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। जो ऑटिज्म या स्वलीनता वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनके काफ़ी आसानी से समझ में आएगा और उनका क्या हो जाएगा, समावेशन आराम से हो जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल विद्यार्थी होते हैं, सामान्य बुद्धि लब्धि के विद्यार्थी होते हैं, उनके साथ वो अच्छे से समावेशन कर पाएंगे। ऑप्शन 3 दिया है दृश्य संबंधी मदद और संकेत से बचना चाहिए। इससे बचना नहीं चाहिए, इसको और बढ़ावा देना चाहिए जिससे वो आसानी से समझें, इसलिए ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 दिया है कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो। तो ये अति उत्तेजक नेगेटिव वर्ड है, जबकि अति उत्तेजक न हो और काफ़ी शांतिपूर्ण हो तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो हमें सही आंसर मिल गया ऑप्शन 2। अब देखते हैं क्वेश्चन 6। आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन करते जाने हैं, उनकी जो नेगेटिव चीज़ है उसको ढूंढ के उन्हें हटाते जाना है और जो आपको पॉजिटिव आंसर एक अलग दिखाई देगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ करके, ऐसे ही आपको पेपर में करना है। क्वेश्चन 6 दिया है कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। तो तुलना कर रहे हैं और ऊपर से उच्च ग्रेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ उच्च ग्रेड और निम्न ग्रेड प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है, जबकि क्या है उद्देश्य कि ज्ञान का निर्माण करें। रचनात्मक बच्चों की बात हो रही है तो उन्हें अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ना कि उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा।
और क्यों नहीं होगा वो आपको मैंने बता दिया। तुलना हो गया एक नेगेटिव वर्ड, और दूसरा उच्च ग्रेड प्राप्त करने की बात कर रहा है इसलिए। अब देखेंगे ऑप्शन 2, भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता दें। तो जो भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं वो और संज्ञानात्मक आवश्यकताएं सभी महत्वपूर्ण उपयोगिता निभाती हैं बच्चे के ज्ञान के निर्माण के लिए। तो इसलिए ऑप्शन 2 आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि इसको आप हटा दीजिए और इसको ज़्यादा प्रधानता दीजिए, तो ये इसलिए नहीं होगा आंसर। दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन 3 दिया है, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं कि हम अगर उन्हें आप सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त नहीं रखेंगे तो वो बोर हो जाएंगे और बहुत जल्दी पढ़ाई से भागने लगेंगे। इसलिए उनको सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखना है और उनकी दिलचस्पी को बनाए रखना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 देखते हैं, उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। अगर आप ही उनको निर्देश प्रदान करने लग गए स्पष्ट और विस्तृत, तो क्या करेंगे, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन 4 भी नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। और अब हम देखेंगे इसमें क्या है, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में, जो आप अगर विज्ञान का विषय पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट आपका पीरियड चला है विज्ञान का, तब बात करते हैं कि ध्यान नहीं दे रहा है कोई बच्चा, इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है। कौन? रमेश। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? अब देखिए, रमेश खुद जा रहा है, और जब कोई भी विद्यार्थी खुद से अपने सीखने की प्रक्रिया में बदलाव करके उसमें सुधार करना चाहता है, इसको बोलते हैं अधिसंज्ञान, यानी कि मेटाकॉग्निशन। तो ये एक मेटाकॉग्निशन होता है जब कोई भी शिक्षार्थी या विद्यार्थी अपने ज्ञान में स्वयं बदलाव करके उसको अच्छा करने की प्रयास करता है, उसे मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। तो आपको ये इंग्लिश का वर्ड भी याद रखना है और हिंदी का अधिसंज्ञान ये भी याद रखना है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8th। तो क्वेश्चन 8 दिया है, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन देखते हैं, भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, सही बात है। हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो संज्ञान है यानी कि आपका बुद्धि लब्धि है, कॉग्निशन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं संज्ञान, ये आपकी बुद्धि से संबंधित होती है। तो भावनाएं बुद्धि को क्या करती हैं, उसके विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, सही बात है। और इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है, ये भी बात सही है। तो पहला ऑप्शन अभी तक सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, अधिगम पर भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है। ये जो एक संयोजी है, यहीं से इसको आपको पता पड़ेगा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक संयोजी कोई भी चीज़ नहीं है। जितनी भी आपकी भावनाओं का प्रभाव है उसको आप ना नाप सकते हैं ना देख सकते हैं कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, बहुत से कारक होते हैं इसके, इसलिए एक संयोजी नहीं होता है। और आगे देखिए, ये कह रहा उसका अधिगम पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भावनाएं अगर आपकी विपरीत तो होंगी, अगर परिस्थिति अलग होगी तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, और अच्छी परिस्थिति होंगी, सही परिस्थिति होंगी, अनुकूल परिस्थिति होंगी तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 दिया है, भावनाएं कूट लेखन एनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती हैं, लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी गलत है, ध्यान की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। पहली लाइन तो सही है इसमें पॉजिटिव, लेकिन जब इसने आगे बोला कि ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे पता पड़ गया कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। इसका आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सही वाला ढूंढना है, और अभी तक हमको पहला ऑप्शन सही लगा है। इसके बाद ऑप्शन 4 है, भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती हैं, सही बात है, लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती। तो ये फिर बाद में नेगेटिव आ गया, तो इसलिए भी ये आंसर इसका नहीं होगा। तो इन तीनों में आपको पता पड़ गया कि कोई आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन 1। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ऐसे ही आपको सारे ऑप्शन पढ़ के चेक करने हैं,
तभी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं पेडागोजी में। इसलिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी पढ़ने की, उतनी ही आप प्रैक्टिस से आसानी से कम समय में सही सही जवाब ढूंढ पाएंगे। अब 9th क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर छात्रों में आंतरिक प्रेरणा बढ़ानी है, पहली बात तो ये है कि वो उनमें स्वयं से आती है। दूसरी बात, अगर शिक्षक छात्रों में बढ़ाएं तो ये काफ़ी मुश्किल होता है, और उसके लिए देखते हैं क्या आंसर होगा। इनाम और पुरस्कार देकर बिल्कुल नहीं। आप कितना भी इनाम दे लीजिए, पुरस्कार दे लीजिए, दंड दे लीजिए, ये सब क्या है, एक नकारात्मक चीज़ें हैं। ये व्यवहारात्मक, जो आपने शिक्षण की विधि देखी होगी, एक व्यवहारवाद होती है, तो ये व्यवहारवादी है, लेकिन इसलिए इसका आंसर ये वाला नहीं होगा। इससे आंतरिक प्रेरणा नहीं बढ़ा सकते, ये बाहरी प्रेरणा बढ़ा सकते हैं पहले से, तो इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, सीखने का आनंद पैदा करके। तो जब हम विद्यार्थी में सीखने का आनंद पैदा करेंगे तो उनकी आंतरिक प्रेरणा ऑटोमेटिक बढ़ेगी, इसलिए ऑप्शन 2 अभी तक हमको सही लग रहा है। ऑप्शन 3 देखते हैं, किसी सज़ा को हटाने का प्रलोभन देकर। तो किसी सज़ा को हटाने का प्रलोभन तो जब देंगे जब उन्हें सज़ा दी हो, और सज़ा देना ही मना है हमारी शिक्षा में, और आंतरिक प्रेरणा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन 4, नकारात्मक पुनर्बलन देकर, तो ये भी नहीं है। जो पुनर्बलन है, इनाम, पुरस्कार है, ये सारे आपके व्यवहारवादी हैं, और व्यवहारवादी सीधे सीधे बाहरी प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं और उसे कम कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक प्रेरणा को नहीं। तो इसलिए आंसर इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने का आनंद पैदा करके छात्रों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब हमें कथन पढ़ना है और उसका कारण और फिर बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है ए सही है आर गलत है, दूसरा दिया है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इन्हें आपको हर बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको ये देखना है इनमें से कौन से सही हैं। वो बस ये वाली लाइन चेक कर लीजिए, करिए कि सही विकल्प का चयन कीजिए, तो आपको सही ढूंढना है। तो सबसे पहले अभिकथन देखते हैं। ए का मतलब होता है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो असर्शन लिख रहा होगा, और आर का मतलब होता है कारण, मतलब रीज़न। तो आप एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, ये लिख रहा है असर्शन और रीज़न। तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए कि ए और आर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं हम। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने में के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। तो ये तो अच्छी बात है, जब माता पिता के साथ संपर्क में रहेगी शिक्षिका तो वो विद्यार्थियों को भी समझ पाएंगे ये घर पे क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, कैसे कैसे पढ़ाई में इनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो पूछ सकते हैं आसानी से। तो कथन इसका बिल्कुल सही है। कारण क्या है, समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। तो समुदायों को अगर आप ये निर्देशित करने लगे कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए, तो शिक्षक की भूमिका कम हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल कथन सही है, कारण गलत है। समुदायों को निर्देशित नहीं करना है, खुद शिक्षक को ही बच्चों के लिए क्या और कैसे सीखना चाहिए इस पर ध्यान देना, और शिक्षकों को भी ये करना है कि बच्चे खुद से सीखें। ये बच्चे खुद अपने डिसीजन लें, निर्णय लें कि उन्हें कैसे सीखना है और क्या सीखना है। ये बच्चों की मर्जी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। इसलिए ना तो समुदाय को ये हक है निर्देशित करने का, ना ही शिक्षक को। तो कारण गलत है, कथन सही है। अब देखते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोनों गलत होते तो ऑप्शन 2 लगाते। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता आर, तो ऑप्शन 3 लगाते। ऐसे ही आपके आगे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन 10 का आंसर हो गया ऑप्शन 1, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 में आपको खाली स्थान दिए गए हैं, इनको भरना है आपको, और या तो ये पहले वाला होगा और फिर दूसरा, ऐसे आपको भरना है। पहले खाने में पहला वाला, फिर ये दूसरे वाला। तो अब देखते हैं, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को खाली स्थान को प्रोत्साहित करना चाहिए, और शिक्षार्थियों के बीच खाली स्थान चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो शिक्षकों को क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, साधन अंत विश्लेषण नहीं, क्योंकि जो साधन अंत की जगह अगर खुला विश्लेषण करे जाए वो सबसे अच्छा होता है। मौखिकीकरण ये ठीक हो सकता है, क्योंकि जितना विद्यार्थी बोलेंगे अपनी बात उतना ही उनके विचार हमें पता पड़ पाएंगे, क्योंकि समस्या समाधान कौशल को उन्नत करना है।
तो मौखिकीकरण ठीक है। आगे देखते हैं अगला, को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच सादृश्यात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये दोनों ही सही हैं आपके। और ऑप्शन 3 देखते हैं, विश्वास दृढ़ता बिल्कुल हट जाएगा यहाँ से। जो अगर दृढ़ता की कहीं बात आ गई तो वो आपका एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और पारस्परिक चिंतन होता ही नहीं है कोई, इसमें तो पारस्परिक सहयोग दिया जाता है। इसके बाद दिया है कार्यात्मक स्थिरता, ये भी नेगेटिव है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। और अपसारी इसका पॉजिटिव है, अपसारी चिंतन को तो बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन कार्यात्मक स्थिरता जो है ये नेगेटिव है, इसलिए इसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे शिक्षक। कार्यात्मक स्थिरता का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने कार्य में एक स्थिरता आनी और कोई और नया कार्य करने की ना सोचना ना प्रयास करना। तो क्या ऐसे चीज़ों को शिक्षक प्रोत्साहित करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब इसका इंग्लिश में और देख लीजिए एक बार। ये जो मौखिकीकरण है और सादृश्यात्मक है, ये थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा। तो मौखिकीकरण को आप बोलेंगे वर्बलाइजेशन, और जो सादृश्यीकरण है उसको बोलेंगे आप एनालॉजिकल थिंकिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब देखेंगे क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 दिया है अन्वेषण अधिगम में छात्र। तो जो अन्वेषण अधिगम है इसी को आप बोल सकते हो खोज विधि वाला अधिगम जो होता है, ह्यूरिस्टिक जो लर्निंग है वो। तो अन्वेषण अधिगम मतलब जो खोजबीन करते हैं विद्यार्थी, उसमें छात्र क्या करेंगे? पूर्व अभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये बात तो आपकी कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन और ऑप्शन भी देखते हैं। पूर्व अभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं, ये भी बात ठीक है, लेकिन दुनिया में कर रहे हैं तो आप छात्र की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है किशोरावस्था की बात कर रहे हैं आप, अभी तो छात्र की बात कर रहे हैं। तो ये छात्र आप लेवल 2 का भले ही एग्ज़ाम हो चाहे लेवल 1 का एग्ज़ाम हो, आपको 8th क्लास तक के स्टूडेंट होते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए आप खोज नहीं करवा सकते उन विद्यार्थियों से। तीसरा ऑप्शन दिया है विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। जहाँ पर विद्यार्थियों के साथ स्वयं के लिए आ जाए वही ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट होगा, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन 3 इसमें से हो जाएगा। ऑप्शन 4 दिया है विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। तो ये दुनिया का वर्ड की वजह से हट गया, ये भी दुनिया की वजह से हट गया। ऑप्शन 3 और 4 में अब आपको देखना है क्या बेस्ट है। तो पूर्व अभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये अन्वेषण अधिगम की बात हो रही है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन और फिर ऑप्शन इन दोनों को कंपेयर करते रहना है पेडागोजी में, अगर आपको सही आंसर ढूंढना है तो। अब यहाँ पर कह रहा है विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जब विचारों की खोज करेंगे तो ये अन्वेषण अधिगम होगा, और हेरफेर करेंगे तभी अन्वेषण हो पाएगा, क्योंकि उसमें वैसे का वैसा अगर आपने स्वीकार लिया पूर्व अभ्यास जो पुराने अभ्यास हैं उनके आधार पे, तो ये अन्वेषण नहीं हो पाएगा। इसलिए अब हमें फर्स्ट और थर्ड में भी सही आंसर मिल गया, ऑप्शन 3। खोज करनी है, ना कि पुराने अभ्यास के ही आधार पे ज्ञान का निर्माण करें या जानकारी प्राप्त करें। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन 13। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों में कंपैरिजन करना है। देखिए फिर आ गया कथन और कारण वाला, तो देखते हैं। कथन दिया है जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। कारण क्या है? बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो ये आपको बोल रहा है कि बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, ये भी बात सही है बिल्कुल। जो बचपन है वो एक सामाजिक संकल्पना ही है। और कथन बोला है, ये भी बिल्कुल सही है। जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को खो देते हैं। तो ये सही बात है। अगर एक ही श्रेणी में आप बचपन को देखेंगे तो ये इतनी सब चीज़ के जो अंतर हैं उनको क्या करेंगे? खो देंगे। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। AR की सही व्याख्या करता है, क्योंकि बचपन एक सामाजिक संकल्पना मान लिए इस वजह से। इसको आप एक बार इंग्लिश में और देख लें तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश में देखिए, चाइल्डहुड इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर तो सामाजिक सांस्कृतिक जो कंस्ट्रक्शन है, देखिए इंग्लिश में जो शब्द है वो बदल दिया है।
कंस्ट्रक्शन मतलब रचनात्मक की बात हो रही है, और जबकि यहाँ पर संकल्पना की बात कर रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट होता तो बात ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा है, ये कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ज्ञान के जो सामाजिक निर्माण है उसकी बात हो रही है। तो कारण सही है आपका और कथन सही है। व्हेन वी लुक एट चाइल्डहुड एज ए सिंगल कैटेगरी वी लूज आउट ऑन द सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन विद रिगार्ड्स टू जेंडर, एथेनिसिटी, सोशल साइंस। तो इन सब के बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस को उन्हें खो देते हैं। तो इसलिए आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, बस आपने ये देखा इंग्लिश में जो इसकी व्याख्या है वो अलग है और हिंदी में अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा है और बाह्य अभिप्रेरणा है उसमें आपको देखना है कि क्या कौन सा कथन सही वर्णन कर रहा है। पहला दिया, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। तो ये गलत है, स्वतंत्र नहीं होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। तो इसमें पहली लाइन तो सही बोली है इन्होंने यहाँ तक। इसके आगे जो बोली है कि एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, अगर स्वतंत्र ही होंगी तो वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कैसे करेंगी। अब ऑप्शन 2 देखते हैं, आंतरिक और बाह्य प्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती हैं, सही बात है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन 2 आपका इसका सही आंसर है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड दिया है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य हैं, व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत बात है, दोनों से एक ही समय में अभिप्रेरित किया जा सकता है। ऑप्शन 4 है, आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि वो कर सकती है प्रभावित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। तो ये हमारा इसका आंसर मिल गया ऑप्शन 2, जिसमें आपकी सारी बातें सही मिलेंगी। बाकी तीनों आपने देख लिया अलग से, जो नेगेटिव थी वो अलग से हट गए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। सही बात है, अगर वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करेंगे कोई बच्चे हैं तो उनके अकादमिक प्रदर्शन में भी सुधार आएगा और बौद्धिक क्षमताओं में भी सुधार आएगा। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। तो ये आ गया विकास के सिद्धांत के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि आपके अगर पेडागोजी के क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर आपको विकास के या जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ये सभी शिक्षण विधियों से और जो भी प्याजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, उन सभी के टॉपिक से ही बनते हैं। बस आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो घुमा फिरा के पूछेंगे। तो अब ये विकास के सिद्धांत का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, निरंतरता बनाम अनिरंतरता नहीं होगा, विभेदीकरण बनाम एकीकरण नहीं होगा, आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण नहीं होगा, तो स्थिर बनाम वृद्धिशील ये होगा। क्योंकि जो आप देख रहे हैं वंचित परिवेश है, यानी कि सबसे अलग जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं वंचित परिवेश। तो अगर उन्हें अलग से निकाल दिया जाता है तो वहाँ पर क्या स्थिरता आ जाती है, वो नई चीज़ ना सीख पाते हैं ना देख पाते हैं। और जब समृद्ध परिवेश में जाएंगे वहाँ पर क्या करेंगे, हर प्रकार की जो एक्टिविटी हैं उसमें भाग ले पाएंगे, समाज की सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, उनकी अकादमिक प्रदर्शन भी होगा बच्चों की और बौद्धिक क्षमताओं में भी सुधार आता है। इसलिए स्थिर से वो कहाँ पहुँच गए, वृद्धिशील में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी PDF के नीचे आप देखिए आंसर की भी दे रखी है, तो बाद में आप इस PDF को देखकर आप इसी आंसर की से अपने क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं बाद में, पहले खुद से आपको करने हैं। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही आपको डेली क्वेश्चन करने हैं 15-15,
मैं कराऊँ उनको भी आपको समझना है कैसे आंसर निकाले जा रहे हैं, बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।